अगर 10 बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो ये बात श्योर है कि सिर्फ 4 ही बच्चे एनडीए की सक्सेस को देख पाते हैं। ऐसा क्या होता है? वो 4 बच्चे क्या भगवान जैसे होते हैं? नहीं, बट उन 4 बच्चों में कोई एक समझ या एक माइंडसेट जैसी चीज़ होती है। ये बात मुझे जो बताई गई वो इनके द्वारा बताई गई, प्रशांत मरकान सर। इन्होंने आईआईटी, आरएमओ, पीआरएमओ, एनटीएससी, एनडीए, सीडीएस इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई और बच्चों को रिजल्ट दिया है। राइट नाउ ही इज वर्किंग विद आफ्पा, और वहाँ पर इनके अंदर, इनकी गाइडेंस के अंदर बच्चों को ये गूगल मीट पे फ्री पूरी एनडी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, पूरी की पूरी फ्री। मतलब अगले 4 महीने आप इनके साथ ही रहेंगे, मॉक पेपर भी आप इन्हीं के साथ देंगे और सब कुछ यहाँ पर एक गूगल मीट पे होगा, और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते जाएं आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री है। अगर आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर जरूर एनरोल लेना चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रशांत सर से जब हम बात करेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैथ्स कितनी इंपॉर्टेंट, जबकि मैथ्स की वेटेज सिर्फ 2.5 मार्क्स की है और एक जीएटी की जो वेटेज है वो 4 नंबर की। बट अगर आप मैथ्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कर रहे हो तो जीएटी स्ट्रांग करने से भी कुछ नहीं होगा। तो हम मुलाकात करेंगे प्रशांत मखान सर से और समझेंगे कि एनडी की तैयारी करनी कैसे, कैसे ये जो अपने स्टूडेंट्स को सक्सेस दिलाते हो कैसे दिला पाते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद शुभम, जय हिंद। सर मैं एक बात बहुत जानना चाह रहा हूँ। आपने मुझे कॉल पे बताया था कि शुभम कहीं भी देख लो 10 में से सिर्फ 4 या 3 ही बच्चे ही एनडीए रिटन क्वालिफाई करते हैं। यस शुभम। तो मेरे दिमाग में सीधा सवाल आता है कि बाकी 6 क्यों नहीं? उन्हें 6 में फीस पे करी होती है, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, उनका क्यों नहीं? डेस्परेट भी होते हैं, यूनिफॉर्म पानी है, क्यों नहीं? ऐसा क्या हो जाता है उन बाकी 6 को? देखो शुभम, जब हम एनडीए की प्रिपरेशन शुरू करते हैं आफ्टर आवर 10th क्लास, तो होता क्या है कि सबसे पहले एनडीए के एग्जाम को क्लियर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। हो सकता है सारे 10 बच्चों ने प्रॉपर प्लानिंग बनाई, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन सब 10 लोगों ने उस प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कराओ, ये जरूरी नहीं है। अब उस एग्जीक्यूशन में किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ? देखो, प्रिपरेशन जब हम करते हैं 2 साल के लिए, तो हमें स्टार्टिंग में सारे चैप्टर पे फोकस करना है, हमें सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। लेकिन जब एनडीए का एग्जाम पास आता है, 3 महीने 4 महीने बचेंगे, तो हमें उन्हीं चैप्टर पे फोकस करना है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। अगर हम सारे चैप्टर्स को ही पढ़ने के लिए बैठेंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारे चैप्टर्स पढ़ पाए। तो हमें उन्हीं चैप्टर्स को पकड़ना है जिनका फोकस सबसे, जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, उन्हीं चैप्टर्स को हम प्रिपेयर करें। और ताकि अब बाकी चैप्टर्स को मैं पढ़ने का क्यों बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में, उस समय मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि आपको वेटेज वाले चैप्टर पर ही पढ़ने हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज कि जब हम वेटेज वाले चैप्टर पढ़ेंगे अपने 3 महीने 4 महीने में, तो कई बार ऐसा होगा कि उसमें ऐसे कुछ कंसेप्ट यूज होंगे जो उन बाकी चैप्टर्स में हमने पढ़े होंगे, लाइक प्रोग्रेशन हो गया, या कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूं, या ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं। तो जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो तो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी, वो कैलकुलस में भी यूज हो जाएगी। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा हूँ, मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहा हूँ, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर्स के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, वो वहां पे हमें प्रोबेबिलिटी में यूज नहीं होगा, वहां पर भी यूज होगा। क्योंकि जब मैं वेटेज की बात करता हूँ तो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ने से मना कर देता हूँ, लेकिन जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी पे फोकस करो। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, सारे क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपर बनानी है कि हमें सारे चैप्टरों को एक बार तो पढ़ना ही है, और जब एनडी का एग्जाम पास आए तो हमें उन्हीं चैप्टर पे फोकस करना है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, सो दैट मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकूं। पहली चीज। दूसरी चीज, उन 6 बच्चों में और 4 बच्चों में क्या डिफरेंस रहा होगा कि उन 4 बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दिए होंगे। बिकॉज जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा स्कोर अच्छा नहीं आएगा, 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट, लेकिन जैसे जैसे मॉक टेस्ट हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा स्कोर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता जाएगा। तो उन 4 बच्चों ने ये सारी चीजें करी होगी, हो सकता है उन 6 बच्चों ने ना करी हो। तीसरी चीज, जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम में हमें पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करना है। हमें ये चीज देखनी है कि हम क्या पढ़कर आए, क्या छोड़कर आए। उस पूरे चैप्टर के एनालिसिस में जो क्वेश्चंस डायरेक्ट है, जिनके हम फॉर्मूले के थ्रू या कंसेप्ट के थ्रू डायरेक्ट टिक कर सकते हैं, उनको हमें सॉल्व कर देना है उन आधे घंटे 40 मिनट में। और फिर जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ या जो मैं पढ़कर आया हूँ, उन्हें मुझे सर्कल करके रखना है, और जो मैं पढ़कर नहीं आया हूँ, जिसको मैंने सोच के आया था कि ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, उनको क्रॉस कर देना है, ताकि जब वो आधे घंटे 40 मिनट बाद मैं वापस से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँ तो मैं उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करूँ जो मैंने सर्कल किए होंगे, ताकि मेरा उसमें समय खराब ना हो।
तो अगर हम ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे और एनडीए के पेपर में अच्छा स्कोर अपना बना पाएंगे। तो ये सारी चीजें उन 4 बच्चों ने की होगी और ये बच्चों ने प्लानिंग तो करी, स्ट्रैटेजी भी बनाई, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने की बात आई 1 साल के बाद, तो उन्होंने उसे प्रॉपर तरीके से उसे एग्जीक्यूट नहीं करा। हमने सारा सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन जब समय नजदीक आया तो वेटेज वाले चैप्टर को पढ़ने की जगह हम पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जो फॉर्मुलेस के हमें याद होने चाहिए, हमें कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, हमारा थ्योरी बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए सारे चैप्टर्स की। भले ही सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस हम ना करें, लेकिन सारे चैप्टर की थ्योरी और फॉर्मूले मुझे याद होने चाहिए, ठीक है। और मॉक पेपर ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए, जो कि उन 6 बच्चों ने हो सकता है ना करे हो। 2 या 3 मॉक पेपर के बाद उन लोगों ने सीधे अपना एनडीए का एग्जाम दिया होगा, तो वहां पे उनका स्कोर कम रह गया होगा। तो हमें तीनों चीजें करनी है, हमें प्लानिंग भी करनी है, हमें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना है, और साथ ही साथ हमें मॉक पेपर मेन एग्जाम को देने से पहले ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। Yes, आपने sure. बहुत सही बताया, मतलब ये तो हो गया आइडल बच्चा एकदम, Yes. अभी उसका सिलेक्शन हो रहा है, सीधी सीधी बात है। Yes, sure. देखिए सर, अभी 16 मई से आपका कंप्लीटली फ्री, आपका कंप्लीटली फ्री एनडी की तैयारी Yes, कर रहा है sure. सारे सब्जेक्ट्स के, Yes, sure. ठीक है। 500 करीबन बच्चे भी आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि 200 के आसपास ही बच्चे निकाल पाएंगे। 200, Yes. ठीक है ना, ये बहुत Maybe. बड़ी बात हो जाती है कि भैया इतने नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है। Yes. बट सर फिर भी वही सेक्शन आ गया 1/3 वाला जो आप ले रहे हैं। बट सर मुझे लगता है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ बातें हैं जो शायद उनको समझनी चाहिए। पहली बात तो मुझे ये बात जाननी है कि अभी 3 से 4 महीने बचे हैं, आप सिर्फ सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पे ही फोकस करेंगे, तो जो ओवरऑल होता है वो कैसे काम बनेगा? मतलब ओवरऑल भी तो जरूरत होती होगी ना सर। अब जैसे एनडीए का पेपर है, कभी कैलकुलस ज्यादा, कभी डिटरमिनेंट्स ज्यादा, कभी कुछ ज्यादा, तो सर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता ही है। अब बच्चे का इस वेटेज के चक्कर में अगर हो गया कुछ ऐसा, फिर नहीं, देखो शुभम, मैंने बिल्कुल तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि एनडीए का पेपर हमेशा अनएक्सपेक्टेड होता है, लेकिन अगर मैं अनएक्सपेक्टेड की बात भी करूँ, जैसे हम बात करें, कभी स्टैटिस्टिक ज्यादा आ रहा है, कभी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रहा है, कभी कैलकुलस ज्यादा आ रहा है, कभी हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक लॉगरिथम के क्वेश्चन आ गए, तो बिल्कुल तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल अपने 10-12 वेटेज वाले चैप्टर को भी प्रिपेयर करके जाता हूँ, तो उन्हीं चैप्टर में जनरली क्या होगा कि चेंजेस आएंगे। कभी कैलकुलस का यहाँ का डिफरेंशिएशन कम आ जाएगा तो इंटीग्रल ज्यादा आ जाएगा, इंटीग्रल कम आएगा तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन ज्यादा आ जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स कम आता है किसी समय तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रोबेबिलिटी कम होगा तो स्टैटिस्टिक्स बढ़ जाएगा, तो इन्हीं में शफलिंग होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि जिन चैप्टर से क्वेश्चंस कम आते हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो वही वेटेज वाले चैप्टर हमेशा से फिक्स रहेंगे, उनमें आपस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की शफलिंग होती रहेगी, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब मैं बात कर रहा हूँ कि हम 3 महीने पढ़ाएंगे, हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, इसको देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। हम सारे चैप्टर पे तो फोकस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पर होगा? वेटेज पर। हम सारे चैप्टर का कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे। जैसे लॉगरिथम की बात करूं, ऐसा नहीं है कि लॉगरिथम हम नहीं पढ़ाएंगे, लॉगरिथम के क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते। लास्ट टाइम अगर हम बात करें, जो इस बार का एनडीए आया था उसमें लॉगरिथम नहीं आया, लेकिन इसके पहले जो एनडीए का पेपर आया था उसमें 4 से 5 क्वेश्चन लॉग के पूछे गए। तो अब ऐसा नहीं कि लॉग को छुड़वा देंगे, लॉग का कंसेप्ट कहीं ना कहीं मैक्सिमम चैप्टर में यूज होता है, तो लॉग को हम पढ़ाएंगे। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, नंबर ऑफ डेज की बात करूं, तो हमारा लॉग में उतना फोकस नहीं होगा जितना हमारा कैलकुलस पर होगा, जितना हमारा कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पर होगा, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी पर होगा। तो ऐसे चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते या कम आते, उनको हम जल्दी खत्म करेंगे, उनके कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, उनके फॉर्मूले, उनकी थ्योरी उनको क्लियर करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है उनको हम ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे, सो दैट उनके एनडीए में वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर आए और ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन कर सके। ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। चलिए, ये तो वो हो गए, आपके पास आएंगे, वैसे फ्री है, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सारी सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी गूगल में, रजिस्ट्रेशन पर आपको कराना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड बच्चे ही फ्री ले सकते हैं, सबको पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। बट सर मैं आपको एक बात बोलूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से ये कंप्लीटली फ्री होने के बावजूद भी आपसे ज्वाइन नहीं कर पाए, क्योंकि भाई ऑब्वियसली 1000 बच्चे आ गए, हजारों को कहाँ फ्री में पढ़ा पाएंगे आप, बिल्कुल बिल्कुल। अब उस बच्चे ने एनसीईआरटी कर ली, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, आपने कहा भाई बेसिक सबका पता होना चाहिए, थ्योरी सबकी पता होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल आप जरूरी कहाँ है। से पढ़ा रहे हैं? से अगेन शुभम, दोबारा बोलता हूँ सर, आप बच्चे ने एनसीईआरटी कर ली, थ्योरी समझ ली, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, एनसीईआरटी तो करनी है, बिना एनसीईआरटी करे तो भैया बेसिक जमेगा ही नहीं। अब क्या, अब हमारे जो प्रशांत सर हैं जिन्होंने आईआईटी, एनडीए, कहाँ पता नहीं किन किन की बच्चों को तैयारी कराई है, एनटीएससी,
इनके ऐसे एग्जाम निकले हैं। तो ये आप कौन सी बुक है, आपके पास कौन सा रहस्य में कोई अपने खुद के नोट से, क्या है ये? नहीं नहीं, ऐसा शुभम, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि मैं बहुत स्पेशल नई अलग से बुक से पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपके कंसेप्ट और प्रैक्टिस मांगती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूले याद है, आप कोई सी भी बुक उठा लो, आप इजीली उसको प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन स्टिल अगर मैं आपको हायरार्की वाइज बताऊं तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी ही करनी है। उसके बाद आप, अगर मैं फुल लेंथ कोर्स की बात करता हूँ, 2 साल तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, कोई ऐसी रिफ्रेशर या ऐसी बुक मैथ्स की लेनी है जिसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हायरार्की वाइज, लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें हमें चैप्टर वाइज प्रॉब्लम्स दिए हो, नए क्वेश्चंस मिले, उस बुक को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए मैं चाहूँ तो अपनी सब्जेक्टिव आर एस अग्रवाल भी ले सकता हूँ, मैं सब्जेक्टिव आर डी शर्मा को भी सॉल्व कर सकता हूँ अलॉन्ग विद एनसीईआरटी। जब आप ये 2 बुक कर लेते हो, इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर बुक में से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि एनडीए में एग्जैक्टली क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। तो उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ 3 मंथ्स में, अब आपको 3 मंथ्स में 3 बुक तो एक साथ हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप क्या करो, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करो। और हमारे यहाँ हम लोगों ने हर टॉपिक की चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज शीट्स बना रखी है। आप उन शीट्स को सॉल्व कर लो, उसमें सारे जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उन शीट के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप एनसीईआरटी करो, उन प्रैक्टिस शीट को सॉल्व करो, अलॉन्ग विद दैट आप कोई भी एक प्रीवियस बुक को साथ साथ में सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको एनडीए के क्वेश्चंस का आइडिया लग सके। और नए क्वेश्चंस अगर आपको एनडीए से रिलेटेड सॉल्व करने हैं तो वो हमारी प्रैक्टिस शीट से आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से कम समय में आप ज्यादा चैप्टर्स, ज्यादा टॉपिक्स विथ मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर पाओगे। ओके, फेयर इनफ सर, आई हैव अ ग्रेट क्लैरिटी ऑन दिस। बट मैं आपको, आपने कई बच्चे देखे होंगे सर, किसी का कैलकुलस वीक है, किसी की ट्रिगो वीक है, किसी की अलजेब्रा वीक है, ये हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं सर। यस। अब इसका क्या इलाज है? वो बच्चे ऐसे क्या घबरा जाते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि कुछ बच्चों के कुछ मेजर चीजें ही वीक रह रही हैं जो एग्जाम में आ रही है? देखो शुभम, होता क्या है कि जब हम पढ़ाई करते हैं साल भर, सबसे जरूरी चीज क्या होती है, मैथमेटिक्स में फॉर्मूले और थ्योरी याद होना। अब जिनके, अगर मैं बोलता हूँ कैलकुलस वीक है, तो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या होती है कैलकुलस वीक होने की, उनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ही दिमाग में नहीं है उनके, कि sin 2x का फॉर्मूला क्या है, स्पेशल फॉर्मुलेस क्या होते हैं, tan x/2 क्या होता है। तो ये जो मेन फॉर्मुलेस होते हैं ना, ये फॉर्मूले का उनको खेल ही नहीं पता, फॉर्मूले याद ही नहीं होते। मैं हमेशा शुरू से बोलता है, फॉर्मूले एक रात में याद नहीं होते, उसको आपको डेली रिवाइज करना है, डेली लर्न करना है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है मुझे याद नहीं था, तो आप क्या करो, उस फॉर्मूले को उस समय लिखो। ठीक है, 2 मिनट वेस्ट हो गए, लेकिन उसको लिखने से क्या, वो आपको हमेशा याद रह जाएगा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मैंने लिखा तो ये उसका फॉर्मूला था। तो अगर आप फॉर्मूले को लिखोगे, बार बार रीड करोगे, तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, पहली चीज। उसके बाद जो बेसिक, जो कहीं कहीं बहुत से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बहुत सारी होती है। लाइक अगर मैं लिमिट्स चैप्टर की बात करूं, लिमिट को सॉल्व करने की बहुत सारी मेथड होती है, लेकिन अगर आप उसका एल हॉस्पिटल रूल को दिमाग में बैठा लो, तो एल हॉस्पिटल रूल से मैक्सिमम 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक्सेप्ट सम अदर क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे एल हॉस्पिटल नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा एक सैंडविच थ्योरम होती है, अगर वो सैंडविच थ्योरम को समझ ले तो बाकी के बचे कुछ क्वेश्चन भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे चैप्टर्स है, ट्रिग्नोमेट्री में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन है। अलॉन्ग विद दिस देयर आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन जिनको हमें सॉल्व नहीं करना है, कोई ट्रिक नहीं होती, उन क्वेश्चंस को आप याद कर लो। लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम, अगर वो 10-12 कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस उनको याद करके जाए, तो आप इजीली जो भी क्वेश्चन आएगा एनडीए में डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, आप सॉल्व कर लोगे। तो हमें क्या करना है, अपने नोट्स, अपने कंसेप्ट, अपने थ्योरी, अपने फॉर्मूले को याद करते चलना है, पहली चीज। अब बात आती है, इसके याद होने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, मेरे मन में डर है कि मैं एनडीए नहीं निकाल पाऊंगा, तो उससे सबसे अच्छा तरीका है, उनको बैठाते हैं हम लोग, उनसे पूछते हैं किस चैप्टर में उनकी कमांड अच्छी है, किस चैप्टर में वो बहुत नहीं कर पा रहे, कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, तो हम उन्हीं चैप्टर्स को उनको कराने की कोशिश करते हैं। उनको ये चीज रियलाइज कराते हैं, बेटा आपको ये चैप्टर इतने आते हैं, आपको इतने चैप्टर आप कर पा रहे हो, इतने नहीं कर पा रहे हो। तो जिनको नहीं कर पा रहे उनको हटा ही देते हैं साइड में, जो वो कर सकते हैं और जो कर चुके हैं उन्हीं चैप्टर का कॉम्बिनेशन बना के उनको देते हैं, उनको बताते हैं ये देखो 180 मार्क्स के लिए तुम्हारा चैप्टर रेडी है, बस तुम्हें इसको वापस से रिवाइज करना है, इनके फॉर्मूले याद करने हैं, इनकी थ्योरी याद करनी है। तो ये कॉन्फिडेंस हम उनको देने की कोशिश करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें हम सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, फेयर एनफ सर, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, सारी बातें ठीक है, पर मैं जरा थोड़ा आपको और डेप्थ में लेके जाता हूँ। यस श्योर। मैंने देखा है आईआईटी के बच्चे कुछ बहुत कम एनडीए निकाल लेते हैं। मैंने सुना है वो जीएटी में खाली साइंस करते हैं और इंग्लिश करा और मैथ्स का निकाल लिया। यस श्योर। हाउ इट इज इन प्रैक्टिकली पॉसिबल? आप तो आईआईटी के लिए भी पढ़ा चुके हैं,
हम्म। ये कैसे हो जाता है ये? देखो शुभम, होता क्या है, जो पीसीएम का स्टूडेंट होता है वो साल भर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। हाँ। ठीक है। तो अगर मैं एज अ पीसीएम स्टूडेंट, एज अ आईआईटीएन, मैं अगर एनडीए का पेपर देने के लिए जाता हूँ, तो एनडीए के मैथ्स के पेपर में मैं ज्यादा से ज्यादा स्कोर करूं, मेरी ये हमेशा कोशिश रहेगी। तो वहां पर जो आईआईटी का स्टूडेंट रहता है या जो जेडब्ल्यू मेंस एडवांस की तैयारी कर रहा होता है, वो क्या करता है, अपना मैथ्स का स्कोर 250 नियर बाय 300 लाने की कोशिश करता है, जिसमें वो सक्सेस भी हो जाता है। अब उसको अगर कट ऑफ क्लियर करना है, तो कट ऑफ के लिए उसको कितने मार्क्स चाहिए? हार्डली 150-200 मार्क्स। ठीक है, अगर उसने 200 भी स्कोर कर लिया, तो 350 से 360 के बीच में हमारा कट ऑफ जनरली आता है। तो वो करता क्या है, अगर वो निकाल पा रहा है तो वो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेसिस पे निकालेगा, जिसमें उसके 50 क्वेश्चंस आ रहे, तो उसमें से अगर उसने 40 क्वेश्चंस भी कर लिए, तो ही कैन इजीली स्कोर 160 मार्क्स। ठीक है, अगर वो इंग्लिश नहीं भी करता है, तो अगर सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी कर लेता है, तो वो 40 क्वेश्चन के बेसिस पे अपने 160 मार्क्स ला सकता है। रहे इंग्लिश की, इंग्लिश का ऐसा तो होता नहीं आईटी का स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है इंग्लिश उसकी एकदम बेकार हो। नहीं, बिट्स इंग्लिश प्लानिंग में की तैयारी कहीं ना करनी कहीं, बिल्कुल है, वहां पर इंग्लिश यूज होती है ना, तो वहां पे जब हम पढ़ाते हैं तो जो बच्चे आते हैं, हमने देखा है उनकी इंग्लिश इस लेवल की तो होती है, वो एनडीए के 50 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन करके आ जाए। तो जीएस के लिए वो तैयारी इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके काम का सब्जेक्ट ही नहीं है, उसमें बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा, और वहां पे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। वो कितना भी पढ़ ले, उनको ये लगता है, जब मैं इनके साथ बैठता हूँ इन बच्चों के साथ, उनका ऐसे ही कहना होता है कि सर कितना पढ़े, इतना वास्ट है, मैं ये पढ़ के जाऊंगा तो हो सकता है उसमें से कुछ भी ना आए। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश का अपना सिलेबस तैयार करके जाते हैं, इडियम्स फ्रेजेस सिनोनिम एंटोनिम ये सारा पढ़कर चले जाते हैं, और एक टारगेट मन में लेकर जाते हैं, क्या इतने क्वेश्चंस मैं करूंगा, मैथ्स में 200 ले आऊंगा, यहाँ पे 200 ले आऊंगा, मेरा 400 का स्कोर बन जाएगा। इस तरीके से वो अपना इंडिया का एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। अब मैं सभी व्यूअर्स को बता दूं, हम इस स्ट्रैटेजी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। ये अगर हजारों बच्चे दे रहे हैं तो उसमें से कोई एक होगा, हर आईआईटी निकालने वाला भी नहीं निकाल पाता है एनडीए। नहीं पाते, बिल्कुल इस श्योर। बात को पहले आप दिमाग में नोट डाउन कर लो। हमने बताया इसलिए कि आपके दिमाग का वहम उतर जाए कि ये हो क्या रहा है। ओके, अब मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूँ। एनडीए वाले तो भैया 250 नंबर ला नहीं सकते। 200 आपने कहा कि आप शायद ये कहते हैं अगर वेटेज वाले चैप्टर आप करो और सारे क्वेश्चन सही कर लो तो भी आप 200 नंबर आराम से ले आओगे, राइट? एवरेज बच्चा है तो 150 ले आएगा 90 मार्किंग कराकर, करेक्ट सर? मैंने एग्री करा, पर मैं इस बात से भी एग्री कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल बच्चा जो पढ़ाई में एवरेज है, ठीक है, या बिलो एवरेज है, वो अपनी मेहनत करके ऊपर जा रहा है, तो पूरा टाइम मैथ्स को नहीं दे सकता। मैथ्स के 3 टाइम देना ही पड़ता है भैया। आपने एक बार सुबह किया, फिर दोपहर किया, फिर रात किया, तभी आपके फॉर्मूले दिमाग में बैठेंगे, याद उसको टाइम देना पड़ेगा। तो सब बच्चे के पास जीएडी का टाइम नहीं बचेगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? अभी हम मई 16 से आप शुरू कर रहे हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर में एग्जाम है। बहुत कम समय है। ये मेरे हिसाब से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी एनडीए को तैयार करना। बहुत कम है, बहुत टाइट शेड्यूल बैठ जाएगा बच्चे का। देखो शुभम, अगर मैं बात करूं, हमने एनडीए का सबसे मेन सवाल था कि हमने 15 मई को ही क्यों हमने स्टार्ट कर रही है बैच। उसका एक रीजन है। देखो 15 मई तक इनका मेन सीबीएसई का पेपर हो जाएगा, डन, फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेपर इनके लिए कौन सा आने वाला है? मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, जो अभी मैथ्स का सिलेबस है सीबीएसई का, वो वही सारे चैप्टर कंटेन कर रहा है जो हम वेटेज की बात कर रहे हैं। ट्रू। इस बार इंटीग्रेशन भी आ रहा है, इस बार वेक्टर्स भी है, इस बार 3D भी है, इस बार प्रोबेबिलिटी भी है। तो अगर वो अपने सीबीएसई की तैयारी कर रहा है तो साथ साथ में वो एनडीए के वेटेज वाले चैप्टर भी तैयार कर रहा है। इस बात से तुम एग्री करोगे कि जो एनडीए का सिलेबस होता है प्योरली सीबीएसई बेस्ड होता है। उसमें बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आते नहीं है। तो अगर हम अपना सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम उन चैप्टर्स की तैयारी कर रहे हैं जिनका वेटेज में ज्यादा बोलता आ रहा हूँ कि कैलकुलस के चैप्टर है, इंटीग्रेशन है, वहां पर वेक्टर्स है, वहां पे 3D है, वहां पे प्रोबेबिलिटी है। तो अगर ये सारे चैप्टर्स भी मैं लेके बैठूंगा तो इनके कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन होते हैं जो एनडीए में पूछे जाते हैं। अगर ये 30 से 40 क्वेश्चन मैं सीबीएसई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहा हूँ, और साथ साथ में हम लोगों ने अगर वो क्लासेस रेडी कर दी, अगर हमने तैयारी शुरू कर दी, तो उन 15 दिन में तो उनका मैथ्स का मैक्सिमम सिलेबस तैयार हो जाएगा। और जब वो मैथ्स का पेपर उनका हो जाता है सीबीएसई में, उसके बाद बोलो क्या करेंगे? अपना गैट पे फोकस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो यहाँ पर उनका मोस्ट ऑफ द सिलेबस तो वो सीबीएसई के एग्जाम के साथ ही तैयार हो गया। वेटेज के चैप्टर्स की बात करो, बाकी बचे हुए चैप्टर उन लोगों ने टर्म 1 में पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं टर्म 1 में पूरा ब्लैंक आए होंगे। टर्म 1 में उनके पास मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट था। अब मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट ऐसे चैप्टर है, अगर हम उसके एक दिन भी लेके बैठ जाए तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। 10 में से 9 बच्चे मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट पढ़ के जाते हो, अच्छा करके आते हैं।
ये बात तुम एग्री करोगे? डन सर, ठीक एग्री है। कर रहा हूँ सर मैं। दूसरी चीज, इसके अलावा और भी चैप्टर्स है, लाइक डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव है। इन चैप्टर्स को ही बच्चे जनरली अच्छा करके आते हैं, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का नॉलेज काम में आता है। तो जो इंटीग्रेशन समझ पा रहा है उसने डिफरेंशिएशन अच्छे से किया होगा। अगर वो इंटीग्रेशन नहीं समझ पा रहा है मतलब उसका डिफरेंशिएशन वीक रहा होगा। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन बन रहा है मतलब मेरा डिफरेंशिएशन मुझे आता है। तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन सबका अगर मैं स्कोर टोटल कर लूं तो 50 से 60 क्वेश्चन मैं इजीली एनडीए में करके आ सकता हूँ, इंक्लूडिंग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। ओके, फेयर इनफ, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, यस बहुत शुभम। सही है। बट सर, आप एक बच्चे को जो कि एनडी की तैयारी कर रहा है, जीएटी में उसे क्या क्या फोकस करोगे? उसको सब करना है, उसको हिस्ट्री भी करनी है, उसको इकोनॉमिक्स भी करनी है, ये सारे टॉपिक करने हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, या आप ओके उसको शुभम, स्पेसिफिक भी बोलना चाहोगे? देखो शुभम, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो आप देखो कि आप अपने स्टडी टाइम कितना दे पा रहे हो। आप 6 घंटे दे रहे हो, 8 घंटे दे रहे हो, 10 घंटे दे रहे हो। ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं एक स्टूडेंट 6 घंटे देता होगा अपनी पढ़ाई को एनडीए के प्रिपरेशन के लिए। उन 6 घंटे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक पार्ट आप अपना मैथ्स को 3 घंटे दे दो, 3 घंटे अपने गैट के लिए रखो। अब जो क्लासेस रहेगी हमारी ऑनलाइन, डेट इज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो मंडे टू फ्राइडे अगर हम क्लासेस ले रहे हैं, 2 घंटे मैथ्स की क्लास लग रही है, ठीक है। डेली अब मैं बोल रहा हूँ आपको सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटे मिल रहे, तो 3 और 2 5 घंटे। 5 घंटे मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत होते हैं, मोर देन एनफ फॉर एनडीए, ठीक है। अब बाकी का जो समय बचता है 3 घंटे आपकी जो सेल्फ स्टडी चल रही है, उस सेल्फ स्टडी में आप लोग क्या करो, अपने गैट की प्रिपरेशन को बांट लो। लाइक मुझे कब इंग्लिश पढ़ना है, मुझे कब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। आपको ऐसा लगता है मैं गैट में अपना जीएस कर ही नहीं सकता, मैं जीएस मतलब कहीं नहीं, मैं कितना भी कर लूं मैं स्कोर नहीं कर पाऊंगा। तो इट्स बेटर कि यू मस्ट फोकस ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। अगर आप इन पे फोकस करोगे तो उन 3 घंटे में आप इन चैप्टर्स, इन सब्जेक्ट की ज्यादा से ज्यादा तैयारी कर पाओगे। अब मत करो ना, काहे के लिए आप अननेसेसरी का आप जीएस का बर्डन अपने ऊपर ले रहे हो। इट्स बेटर कि आप इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे फोकस करो। उनको आप जितना इन 3 घंटे में प्रिपेयर करोगे तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर हार्डली आपका गैट का प्रिपरेशन हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात समझो, साइंस के आते हैं 220 मार्क्स का पूरा वेटेज रख रहा है, वहीं जो आपका इंग्लिश है 200 नंबर का वेटेज रख रहा है। अरे वर्स्ट लड़का होगा तो 100 नंबर तो इंग्लिश में लाएगा, अगर सिनोनिम एंटोनिम्स ईडीएम से ढंग से करके लाए। और अगर तुम फिर भी वर्स्ट हो, साइंस में एवरेज हो, पीसीएम में तुम ज्यादा नहीं हो, जबकि तुम पढ़ के आ रहे हो पीसीएम, तो भी आप अभी बोर्ड्स के एग्जाम भी दे रहे हो आप, तो भी आप अराउंड 150 या 120 तो लेकर आओगे। 220 नंबर तो यहीं बैठ गए। करंट अफेयर भी आपने 40-50 नंबर की कर ली, तो भी आपके 250 के ऊपर बैठ गए। बहुत मुश्किल नहीं है, शर्त यह है कि आप उसके लिए तैयार हो, दिमाग मेंटली प्रिपेयर्ड हो। और वो 6 घंटे की जो शेड्यूल है पढ़ाई, 6 घंटा ज़्यादा समय नहीं होता पूरे दिन में, उसके लिए आप रेडी हो तो आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है सर, मैं दोबारा मैथ्स पे आता हूँ। देखिए, मैं मैथ्स पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मैथ्स कई बार है तो वही एक क्वेश्चन 2.5 का, और वहीं जीएटी एक क्वेश्चन 4 नंबर का, बट लाइफ लाइन बन जाती है, मैथ्स ही क्लियर नहीं हो पाता। नहीं देखो, अगर मैं अगेन वही बात कहूंगा कि अगर आपको एनडीए का एग्जाम क्रैक करना है, जरूरी है मैथ्स पे फोकस करना। अगर आपने अपना मैथ्स का एग्जाम अच्छा दे लिया, आपने उसमें स्कोर कर लिया 200 प्लस का, तो आपके लिए गैट का पेपर क्लियर करना आसान होगा, बिकॉज आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चंस करके आओगे, इनकरेक्ट नहीं करके आओगे। क्योंकि होता क्या है, जीएस के पेपर में, गैट के पेपर में हम नंबर ऑफ इनकरेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज देखी है कि जब भी हम मॉक पेपर्स कराते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन करते रहे, 40, 50 सही क्वेश्चन, 60 भी कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, उसी के साथ साथ गैट में वो इनकरेक्ट भी उतने ही कर रहे हैं, तो उनका स्कोर डाउन हो जाता है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग 1.33 की होती है। तो वहां पे स्कोर बहुत नीचे गिर जाता है, बिकॉज आपका एक गलत भी हो गया, वो 4 नंबर वो भी कम हो गए, और उसमें नेगेटिव मार्किंग और जुड़ गई, तो ओवरऑल देखा जाए तो 5.5 नंबर का आपकी नेगेटिविटी चली गई स्कोर में। ठीक है, लेकिन भाई मैथ्स में एक एडवांटेज क्या है, क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, लेकिन आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी की, 0.86 की। ठीक है, और मैथमेटिक्स में एक सबसे अच्छी बात है, अगर आपको सॉल्व करके आंसर आया, आपको आता है, तो आंसर आपको 4 में से दिखेगा मत, तुक्के मारने की पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि सॉल्व होके कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। तुक्के कहां मारते हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे हमें लगता है यार इसका ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, लेकिन जहां सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां पे तुक्के की जो पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। मैथमेटिक्स में तुक्के नहीं मारे जाते हैं, मैथमेटिक्स में या तो आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो कोशिश ये करें कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करके आप उसका आंसर लाने की कोशिश करें। अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी कभी, ऐसा कभी मत सोचना, पहली चीज। और दूसरी चीज, मैथमेटिक्स में हमेशा हर साल 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आप पढ़ते से दे दोगे, तो उसके लिए आप अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके जाओ। अगर आप थ्योरी और फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाओगे, ऐसे काफी सारे चैप्टर्स है, लाइक सेट्स हो गया, रिलेशंस हो गया, फंक्शंस हो गया, आपका लाइक मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, जिनकी अगर आपकी थ्योरी की नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप इनके क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करके आओगे। इसमें कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर।
बात सर की बहुत सही है। आप समझो ये बात कि पूरा पेपर हमारा 2-3 फॉर्मेट में डिवाइडेड हो रखा है। आप डायरेक्टली कर सकते हो फॉर्मूले, अगर आपने मेहनत कर रखी है ना तो डायरेक्टली हो गए आपके आराम से। फिर आपके कंसेप्चुअल हो गए, वो स्टेटमेंट बेस्ड हो गए। ये तीनों ऐसे होते हैं कि अगर आपने सेक्शन वाइज, मतलब कोई भी एक्सपर्ट होगा आपको बताएगा तो आपको ये बताएगा कि ये तीनों हैं, ये तीनों आप पहले वाले आप जो फॉर्मेट है फॉर्मूला देखते हैं एक बार में कर दोगे। आपका पहला काम यही होना चाहिए कि आपने पहली बार में करा वो हो गया। हो सकता है स्टेटमेंट बेस आपको कंफ्यूज करें, वो आप आखिर में रख सकते हो कि उसमें थ्योरी चाहिए। कई बार थ्योरी भी कंफ्यूजिंग हो जाती है। बट सर मैं एक बात पूछ रहा हूँ, ये सब ये समझ जाएंगे, सब मेहनत करने के लिए भी तैयार है। एनडीए का सपना है तो इतने मतलब इतने तो अकल रखते हैं कि मेहनत करनी है। बट सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने जब खुद एनडीए निकाला था तो मैंने एक बात नोटिस की थी कि यार सिली मिस्टेक हो जाती है। मैं सिली मिस्टेक को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था सर। आपके साथ भी होती है, मैथ्स में हर किसी के साथ होती है सिली मिस्टेक का एक फेस आता है हर किसी के साथ। तो उसका सोल्यूशन क्या है? देखो शुभम, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग जो आपकी सिली मिस्टेक को कम करेगा। मैंने ये चीज देखी, हमेशा अच्छे बच्चे भी होते हैं ना, वो गलतियां करते हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स को कम करना है तो आप प्रैक्टिस अच्छे से करो। दूसरी चीज फॉर्मूला अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, कभी कभी ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमें फॉर्मूला तो पता होता है लेकिन हम फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये नहीं कर पाते। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले को अप्लाई करना है, आपको फॉर्मूला याद है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम मॉक पेपर ज्यादा से ज्यादा देंगे तो जो छोटी छोटी गलतियां हमसे बार बार एग्जाम में हो रही थी, मैंने इसलिए बोला था मॉक पेपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। मिनिमम 10 मॉक पेपर्स तो आप मेन एनडीए का एग्जाम देने से पहले आप करो। अगर आप 10 मॉक पेपर देते हो, और मॉक पेपर भी ऐसा नहीं है कि हर बार मॉक पेपर में पूरा पढ़ के जा रहे हैं, हमें करना क्या है कि मॉक पेपर को भी हमें सेग्रीगेट कर देना है। लाइक जब मैं पहले मॉक पेपर का एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं कुछ चैप्टर्स डिसाइड करूंगा कि आप पहला मॉक है, चलो मैं मैट्रिसेस पढ़ता हूँ, डिटर्मिनेंट पढ़ता हूँ, कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पढ़ लेता हूँ। अगले मॉक पेपर में मैं अगेन 4 चैप्टर डिसाइड करूंगा, उसे 4-4-4-5-5 चैप्टर्स आप पढ़ो। जब आप 4 से 5 मॉक पेपर दे लोगे तो उन चैप्टर्स को आपने बहुत अच्छे से डेप्थ में पढ़ा होगा, तब उन चैप्टर्स की तैयारी आपकी अच्छे से हो चुकी होगी। इसी तरह जब 6, 7, 8 मॉक पेपर आएंगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। क्योंकि एनडीए एग्जाम में जाने से पहले हमारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। अगर हम लो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो पेपर में गलतियां करके आएंगे कंफर्म। ठीक है, पहली चीज स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई थी कि पेपर का एनालिसिस करना है। जब हम डायरेक्ट पेपर देने जाते हैं, हम कितना भी बोल ले बच्चे को कि ऐसा आपको करना है, आपको पूरा पेपर पढ़ना है, 1, 2, 3 के नहीं जाना है, जो क्वेश्चन आते जा रहे करते जाना है। अगर उसने मॉक पेपर में नहीं करा होगा ना, वो क्या करके आएगा पता है? कितना भी अच्छा बच्चा होगा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस बार करके आए कुछ बच्चे। क्या होता है वहां एग्जाम में जाके एकदम माहौल ऐसा हो जाता है ना कि हम डर जाते हैं और सर की सारी बातें भूल जाते हैं। सर ने ऐसा बोला था, हम 1, 2, 3, 4, 5 सॉल्व कर रहे होते और एंड में जब पता चलता है अच्छा आधा घंटा बचा है, वो जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते और जो क्वेश्चन हमें आते भी होते ना वो गलत करके आ जाते या छोड़कर आ जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अब ना तुमने एक बात नोटिस करना, ये मेरा है, सर ने भी किया होगा। जब तुम मॉक दोगे ना 10, तुम्हारा अभी क्या होता है, एक पेपर दिया तुमने, एक पूरे दिन पेपर दिया, तुम्हारा दिमाग थक जाता होगा, या एक पेपर देने के बाद दिमाग थक जाता होगा। तुम 10 मॉक दोगे ना, तुम्हारा दिमाग ट्रेंड हो चुका है कि अभी थकना नहीं है, अभी तो काम बाकी है। बिल्कुल सही। मैं आई वर्क इन द फैक्ट्री, आई रिमेंबर कि देयर वाज अ लेबर सर, वो ना खड़े रहते थे। मैंने कहा सर आपकी टांगें दर्द नहीं करती? उन्होंने कहा सीधा सर हमारे को आदत लग गई है, अब दर्द का समझ नहीं आता है हमें। तो दिस इज द सेम थिंग हैपन व्हेन यू गिव द मॉक। सेकेंडली सर आपने नोटिस किया होगा कुछ बच्चे होते हैं, क्वेश्चन देखा आधा करा, हाँ ये तो हो जाएगा, और मैंने नोटिस किया कि वो लास्ट पार्ट कैलकुलेशन का छोड़ देते ना, और हर बार कैलकुलेशन मिस्टेक ही उसी कारण से होती है। आपका क्या कहना है सर? देखो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपको लग रहा है कि हो जाएगा तो उसी समय करो। नहीं, मैं 40 मिनट की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। जब सेकंड राउंड में देखो, पेपर को 3 राउंड में डिवाइड करना है हमेशा। पहला राउंड हमें एनालिसिस करना है, जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट जो सेकंड्स में सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमने उन क्वेश्चंस को कर लिया ना, जनरली मैं बोलता हूँ बेटा आपको 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स से ढाई मिनट एक क्वेश्चन के लिए, आप 2.5 मिनट में एक क्वेश्चन मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप उन क्वेश्चन को कर दोगे जो सेकंड्स में सॉल्व हो रहे हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड, अरे सर ने बताया था इसका आंसर ये होता है, टिक कर दो, ये तो मैंने पढ़ा था, ये फॉर्मूला होता है, टिक कर दो। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने 30 से 40 कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस उस समय इतना हाई हो चुका होगा कि आप गलती करोगे नहीं। ये लिख के दे रहा हूं मैं ये बात। अगर मैंने 40 क्वेश्चन कर लिया, मुझे ये पता रहेगा यार मेरा 100 तो स्कोर बन ही गया है, अब मुझे 50 से 100 मार्क्स के लिए और करना है, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा जिसमें मैं कॉन्फिडेंस होगा, जिसको मैं कर सकता हूं। तो कोशिश ये करनी है उस 40 मिनट में, मैं तो करूँ 20 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो 20 क्वेश्चन भी आपको कॉन्फिडेंस देगा, 50 नंबर तो मेरे आ गए एटलीस्ट। अब मुझे 50 पहले मिनिमम स्कोर टारगेट को फुलफिल करना है। तो सेकंड राउंड में मैं उन क्वेश्चंस को उठाऊंगा जिनको मैं जल्दी कर सकता हूँ, जिनका आंसर मैं ला सकता हूँ। और जिन क्वेश्चंस की तुम बात कर रहे हो, अरे इसका आंसर चलो आ जाएगा बाद में आ जाएगा, जो थर्ड राउंड होता है
उस थर्ड राउंड में उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो। क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में लास्ट जो पेपर आया था उसमें काफी सारे क्वेश्चन था, लेंथी पेपर आया था, पेपर सब बोलते टफ है टफ है टफ है, इट्स नॉट टफ। सबने क्या करा, पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करी। हमें पूरा पेपर करना ही नहीं है, हमें 80 क्वेश्चन मिनिमम टारगेट करने हैं। अगर आप 80 क्वेश्चंस का टारगेट करते हो, 2.5 घंटे में 80 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। उस 80 में 30 से 40 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए, तो आपको 2 घंटे में सिर्फ 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और 2 घंटे में 40 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ, स्टैटिस्टिक्स के काफी सारे क्वेश्चंस आए और जिसमें लेंथी कैलकुलेशन बहुत था। तो क्वेश्चन भले ही मुझे आता है, मीन ऐसे निकालना है, मीडियन ऐसे निकालना है, लेकिन उन क्वेश्चन को नहीं करना है। उन क्वेश्चन को छोड़ के बाद के लिए बाद में करना है। बिकॉज क्या होगा, उनके अलावा ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें समय कम लगेगा और जिसको मैं कर सकता हूं, तो पहले उन क्वेश्चंस को करो। और जो स्टैटिस्टिक्स जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इसको अपने थर्ड राउंड में उठाओ। तो पहले राउंड में डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो मुझे आते हो जो कम समय लेंगे, और तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो मुझे आते हो जो ज्यादा समय लेंगे। इससे क्या होगा, आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज आपका पेपर छूटना पक्का है। ये बात बिल्कुल सही सर ने कही है। बट सर मैं एक बात अभी भी आपसे पूछता हूँ, अभी देखो Yes, 16 sure. मई से आप स्टार्ट करोगे, फ्री सेशन एकदम कंप्लीटली फ्री, Yes, जीएटी sure. मैथ सब हो रहा है फ्री, टेस्ट सीरीज भी होगा, एनएसएस भी होगा, उसका एनालिसिस वो सब फ्री है, ठीक है। Yes. अब उस ये तो ये वन, अच्छा ये एक बात और, ये वन ऑफ पहली बार कर रहे हैं और ये आखिरी बार कर रहे हैं, उसके बाद आपके Yes, sure. पेड कोर्सेज हो जाएंगे एकदम Yes. फुल फ्लैश, और बच्चों को आफ्पा आना पड़ेगा तब। यस बट मैं यहाँ पर एक बात पूछ रहा हूँ, सीधी सीधी बात, पहले 16 मई को सब आपके पास जोश के साथ आएंगे, बिल्कुल आएगी। 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद वो जोश डाउन हो चुका होगा। हो सकता है जो बच्चे इसकी स्ट्रेंथ आ रही हो 500 600 वो भी डाउन होकर 300 पे आ जाए। यस शुभम। इसलिए नहीं कि आप खराब पढ़ा रहे हैं, इसलिए है कि उनके पास कुछ कारण है दिमाग में जिसकी वजह से वो क्लास में नहीं आ पा रहे हैं। उसको कैसे ब्रेक करें, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी है बेसिकली। देखो शुभम, एनडीए वही बच्चा कर सकता है जो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। किसी को हम जबरदस्ती एनडीए का एग्जाम नहीं दिला सकते। एनडीए का एग्जाम अगर आप देने आए हो तो दिमाग में ये चीज बैठा कर आओ कि अब मुझे ये 3 महीने 4 महीने अपना हार्ड वर्क करना है, तो ही मैं एनडीए का एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। अगर ये सेल्फ मोटिवेशन आप अंदर से लेकर आओगे, बीच में आप घबराओगे नहीं, आप भागोगे नहीं, आप पढ़ना छोड़ोगे नहीं, तो ये बात की मैं एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आप एनडीए का एग्जाम क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर आपने बीच में घबरा गए, आप भाग गए, आपने छोड़ दिया, तब तो आप एनडीए का एग्जाम देने के लिए बने ही नहीं हो। तो सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। ये चीज हमें अपने मन में बैठा के चलनी है कि मैं एनडीए का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे जाना है, मुझे क्लास अटेंड करनी है, मुझे ज्यादा से ज्यादा सीखना है, सो दैट मैं अपने एनडीए के एग्जाम को क्रैक कर सकूं। अगर आप बीच में ही छोड़ दोगे तो आप एनडीए का एग्जाम कभी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपका सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आप तब तक उस एग्जाम के लिए लगे रहो जब तक कि उस एग्जाम को आप क्रैक ना कर दो। ग्रेट, थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब काफ़ी इंसाइट क्लियर कर दिया है कि अब एग्जाम निकालना कैसे है। एंड आई विश कि जो बच्चे आपके साथ जुड़े उनका वो इंटरव्यू लेने का मौका मिले सर। बिल्कुल शुभम, नहीं दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग। that's the whole aim sir, and thank you so much sir, thank you for a wonderful time sir। जय हिंद सर। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद शुभम। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है